नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जाहिल। गवार, तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। क्या तेरे बाप की इतनी भी औकात नहीं कि तुझे 2 रोटियां खिला सके? जिस बहू को बेइज्जत करके घर से निकाला, आज उसी बहू का रुतबा देखकर सास ससुर का मुंह खुला रह गया। तलाकशुदा बहू आज एक अस्पताल में डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रही थी कि तभी वहां अस्पताल के फर्श पर पड़ी हुई बुढ़िया को देखकर उसके होश उड़ गए। क्योंकि वह बुढ़िया तो कौन थी? वह बुढ़िया आइए जानते हैं। सुनिए जी, अब तो मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। देखिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। इसकी ऊपर नीचे होती हुई सांसें मुझे बहुत डरा रही हैं। अब जाकर डॉक्टर से बात क्यों नहीं करते? अस्पताल के बरामदे में बैठी हुई घनश्याम जी की पत्नी दीपाली जी रो रो कर उनसे कहे जा रही थीं। तो घनश्याम जी बोले, संजय की माँ, थोड़ा सब्र करो, धीरज रखो थोड़ा सा। उस ऊपर वाले पर थोड़ा तो भरोसा करो। हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो भला वह हमारे साथ क्यों बुरा करेगा? सब कुछ अच्छा होगा, तुम हिम्मत रखो। क्या अच्छा होगा जी? डॉक्टर को अब तक आ जाना चाहिए था और अब तक डॉक्टर नहीं आया है। और यहाँ मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आप मेरी बात मानिए, आप संजय को लेकर किसी दूसरे अस्पताल में चलिए, क्योंकि मुझे इन लोगों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। यहाँ बहुत लापरवाही हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भरोसे के चक्कर में अपने बेटे को खो बैठें। चलिए आप यहाँ से। उनकी बात सुनकर घनश्याम जी बोले, संजय की माँ, कैसी बातें कर रही हो? बौरा गई हो क्या? अरे संजय मेरा भी बेटा है, मुझे भी उसकी चिंता है। पर अस्पताल छोड़ने से पहले एक बार तो सोचो। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर जैसे तैसे इलाज कर तो रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर गए तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपने बेटे को कुछ ढंग का खिला भी सकें। और ऐसे में पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो। यह सब सुनकर संजय की माँ अपने सिर पर हाथ मार मार कर रोने लगी और बोली, हे भगवान, कैसे कर्म फूटे हैं मेरे। मेरा बच्चा यहाँ मेरे सामने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और हम उसे किसी दूसरी जगह, किसी अच्छी जगह इलाज करवाने के लिए भी नहीं ले जा सकते। कैसे बेबस और लाचार माँ बाप हैं हम। हे भगवान, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कोई चमत्कार कर दे, मेरे बच्चे को बचा ले, वरना उसके बिना मैं भी जी नहीं पाऊंगी। लगातार दीपाली जी बस रोए जा रही थीं कि तभी एक रिसेप्शनिस्ट जो बहुत देर से लगातार दीपाली जी को देख रही थी, उसने इशारे से घनश्याम जी को अपने पास बुलाया। घनश्याम जी जब रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां बैठी हुई लड़की ने उनसे बात की और कहा, अंकल जी, आपके बेटे को क्या हुआ है और अम्मा जी इतना रो क्यों रही हैं? तब घनश्याम जी ने सारी बात उसे बता दी। बेटा, मेरे बेटे की जान खतरे में है। पिछले 3 दिन से यहाँ हम अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, तब जाकर तो उन्होंने कल हमारे बेटे को अस्पताल में भर्ती किया है, लेकिन उसके बाद भी कल से लेकर अब तक उसका ढंग से इलाज नहीं किया है। अब भी उसके पास जाकर देखो तो लग रहा है जैसे वह ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा। डॉक्टर से भी बात करने के लिए कितनी बार कहा है, लेकिन यहाँ कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। काम करने वाली नर्स और वार्ड बॉय से कुछ कहो तो बस यही कह देते हैं कि डॉक्टर साहब ने देखा है, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, सब्र रखिए। किसी को कुछ पता नहीं है कि उसे क्या हुआ है क्या नहीं, बस हमें झूठा दिलासा दे रहे हैं। अच्छा, हम नहीं जानते, लेकिन पिछले 4 दिन से मेरे बेटे ने
एक बार भी आँख खोलकर अपनी माँ को और मुझे ढंग से नहीं देखा और इसीलिए वह इतना फूट फूट कर बस रोए जा रही है। यह सब सुनकर वह लड़की थोड़ी दुखी हुई और बोली, यह तो बहुत बुरा हुआ अंकल जी, लेकिन अगर आप अपने बेटे को बचाना ही चाहते हैं तो दूसरी जगह उसका इलाज क्यों नहीं करवा लेते। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ सरकारी काम तो ऐसे ही हैं। अब देखिए, प्राइवेट अस्पताल में फ़ीस तो ज़्यादा जाती है, लेकिन ऐसी ही सुविधाएं भी मिलती हैं और डॉक्टर भी कोई लापरवाही नहीं करते। यहाँ तक कि हमारे खुद के अस्पताल के डॉक्टर वहाँ प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे रहते हैं और सबको पता होते हुए भी कोई कुछ नहीं कहता। तब घनश्याम जी ने अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए उस लड़की को अपनी दशा बता दी। तो वह लड़की उनकी परेशानी को समझते हुए घनश्याम जी से बोली, अंकल जी, अगर सचमुच आपको इतनी परेशानियां हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। घनश्याम जी ने उत्साहित होते हुए पूछा, एक ही रास्ता है? कौन सा रास्ता है? क्या बात कर रही हो बेटा? क्या मेरे बेटे की जान तुम बचा सकती हो? तो वह लड़की बोली, अंकल जी, थोड़ा धीरे बात कीजिए। मैं अस्पताल में नौकरी करती हूँ। मुझे अपनी नौकरी पर बात नहीं लानी है, लेकिन हाँ, यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर एक और अस्पताल है, बहुत ज़्यादा बड़ा। प्राइवेट अस्पताल नहीं है, लेकिन यहाँ से कई गुना बेहतर है और वहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी हैं। आप एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को वहाँ लेकर चले जाइए। तब घनश्याम जी बोले, लेकिन बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वह लड़की घनश्याम जी की ओर देख कर बोली, अंकल जी, हर इंसान पैसों के लिए ही नहीं मरता। कुछ जगह अभी भी इंसानियत जिंदा है। आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ आप इस डॉक्टर से मिलिएगा। यह कार्ड मैं आपको दे रही हूँ। वहाँ जाकर के आप इन डॉक्टर का नाम ले लीजिएगा और अगर आपकी बात कोई ना सुने तो आप इस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा। वहाँ आपके बेटे का इलाज बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर घनश्याम जी के मन में एक उम्मीद जागी और उन्होंने दीपाली जी के पास आकर उन्हें सब बताया। दीपाली जी ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और फटाफट अपने आंसू पोंछती हुई उठ खड़ी हुई और अपने पति घनश्याम जी से बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है जी। आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी से संजय को उठाइए। हम इसे अभी लेकर उस अस्पताल में चलते हैं। कहीं देर ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। अब घनश्याम जी, देर मत कीजिए आप। तो घनश्याम जी ने कुछ सोचा, फिर बोले, तुम ठीक कहती हो दीपाली, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम अपने बेटे को लेकर अभी अस्पताल चलते हैं। तब घनश्याम जी ने संजय को वहाँ से ऑटो में लिटाया और बताए हुए पते पर जा पहुँचे। जाकर देखा तो एक अच्छा अस्पताल वहाँ पर बना हुआ था। वह संजय को लेकर जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो बाहर खड़े वार्ड बॉय ने उनकी मदद की और उसकी मदद से वे अपने बेटे संजय को लेकर अंदर अस्पताल में पहुँचे। अंदर जाते ही वहाँ उपस्थित डॉक्टर ने संजय के बारे में उसके माता पिता से पूछताछ की और उसके चेकअप वगैरह शुरू कर दिए। संजय का चेकअप करने में अभी बहुत समय लग रहा था, क्योंकि अभी तक उन्हें पता ही नहीं चल पाया था कि संजय को वास्तव में समस्या क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, और इसके लिए उन्हें अभी कई टेस्ट करने बाकी थे। और इसीलिए अपने बेटे की जान बचाने के लिए अस्पताल में दोनों बेचारे बूढ़े माँ बाप कभी इधर तो कभी उधर चक्कर लगा रहे थे और उन्हें ऐसे ही घूमते घूमते कब 2 बज गए पता भी न चला। अब तक संजय के सारे चेकअप हो चुके थे और इसके इलाज के लिए वहीं खड़े डॉक्टर ने संजय के माता पिता से इलाज के लिए 50,000 रुपये की मांग की। यह सुनते ही संजय के माता पिता बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्हें तो उस लड़की ने बताया था
कि यहाँ मुफ्त में इलाज हो जाएगा, और इसीलिए वे लोग यहाँ आए भी थे, क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं थे जिससे वे अपने बेटे का इलाज करवा पाएं। लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी उम्मीदें बढ़ गई थीं। अब उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें 50,000 रुपए की ज़रूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थे। डॉक्टर ने जब उनसे पैसे मांगे तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वे इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से कर पाते? यही सोचकर दोनों परेशान होने लगे। इधर संजय अभी तक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था कि तभी वहाँ खड़े डॉक्टर ने एक वार्ड बॉय को इशारा किया। तब उस डॉक्टर के इशारा करते ही वह वार्ड बॉय घनश्याम जी और दीपाली जी के पास आया और बोला, माता जी, बहुत समय हो गया है आपको यहीं पर घूमते घूमते। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक इलाज करवाने के लिए आते रहते हैं। अगर आपको अपने बेटे का इलाज नहीं करवाना तो आप जाइए यहाँ से। यहाँ भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। यह कहकर वह वार्ड बॉय इस स्ट्रेचर पर लेटे हुए संजय को बाहर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन इधर घनश्याम जी उस वार्ड बॉय को रोकने लगे और कहने लगे कि भाई साहब, हम कोशिश कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय दीजिए। हमें एक बार इन डॉक्टर साहिबा से बात कर लेने दीजिए। हमें किसी जानकार ने ही यहाँ भेजा है। यह सुनते ही वह वार्ड बॉय घबराता गया और उस डॉक्टर की ओर देखने लगा। डॉक्टर ने उसे फिर से कुछ इशारा किया और बिना देर किए वह वार्ड बॉय झटपट घनश्याम जी और दीपाली जी को दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वे लोग इसी बात पर अड़े हुए थे कि हम डॉक्टर से मिले बिना ना ही तो आपको पैसे देंगे और ना ही अपने बेटे को लेकर यहाँ से बाहर जाएंगे। इस बात को लेकर उन लोगों में बहस होने लगी और उस बहस को तेज होते देर ना लगी। काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए तो उस डॉक्टर के इशारे पर एक और वार्ड बॉय वहाँ आया और वह दोनों वार्ड बॉय संजय का स्ट्रेचर पकड़कर बाहर घसीटने लगे। इधर दीपाली जी और घनश्याम जी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे दोनों बुजुर्ग, जो कि पहले से ही बहुत कमज़ोर और लाचार दिख रहे थे, उन दोनों वार्ड बॉय को रोकना उनके बस में नहीं था। बेचारे उन्हें रोकने के चक्कर में वहीं गिर पड़े और निर्दयी बने वार्ड बॉय जैसे ही संजय को स्ट्रेचर से बाहर धकेलने लगे कि तभी अस्पताल के गेट पर एक ऑटो आ खड़ी हुई और उस ऑटो में से एक डॉक्टर उतरी, जिसे देखते ही उन दोनों वार्ड बॉय के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। स्ट्रेचर पर लेटे हुए आदमी को देखते हुए और ऑटो वाले को पैसे देते हुए वह डॉक्टर उन दोनों वार्ड बॉय से पूछने लगी कि इसमें क्या है, स्ट्रेचर पर कौन लेटा है और इसे ऐसे बाहर लेकर क्यों जा रहे हो। तब वे दोनों हड़बड़ाने और हकलाने लगे। दोनों के हाव भाव को भांपते हुए उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और जाने को कहा और खुद उन दोनों के पास आई कि तभी उसकी नज़र अंदर गैलरी में ज़मीन पर गिरे हुए घनश्याम जी और दीपाली जी पर पड़ी। दोनों ही बस रो रहे थे और बाहर की ओर इशारा करके जैसे कुछ कहना चाह रहे थे, पर रोने की वजह से कह नहीं पा रहे थे। तब उस डॉक्टर ने एक नज़र उन बुज़ुर्ग की ओर देखा और एक नज़र उन दोनों वार्ड बॉय की ओर, जो कि घबरा रहे थे और अपनी नज़रें चुरा रहे थे। यह देखते ही डॉक्टर को भी यह समझते देर न लगी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। डॉक्टर ने बिना देर लगाए तुरंत ही स्ट्रेचर के ऊपर पड़ी हुई चादर को हटा दिया। देखा तो वहाँ संजय बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। यह देखते ही उस डॉक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि संजय बिल्कुल बेहोशी की हालत में था। उसे अपना कोई होश नहीं था। गुस्से में वह डॉक्टर उन दोनों वार्ड बॉय पर जोर से चिल्लाकर पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर वे दोनों वार्ड बॉय कांप गए और बाकी के स्टाफ को भी वहां इकट्ठा होते देर ना लगी। जो लोग अभी तक अंदर तमाशा देख रहे थे वह लोग बाहर आ खड़े हुए और उन दोनों वार्ड बॉय को
उस डॉक्टर ने सबके सामने फटकार लगाई और तुरंत स्ट्रेचर को वापस अंदर ले जाने के लिए कहा। वह डॉक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, यह किस तरह का सलूक कर रहे हो तुम आए हुए पेशेंट के साथ? क्या हमारे हॉस्पिटल में यही किया जाता है? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने की? इस बात का जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ठीक 15 मिनट के अंदर अंदर तुम वापस यहाँ आओ। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। इसीलिए इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो कि आज के बाद गलती से भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया ना तो फिर। इस डॉक्टर ने उन दोनों को वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों की तरफ देखा और बोली, तुम दोनों मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलो। और वहाँ खड़े किसी अन्य वार्ड बॉय से कहा कि आप अभी की अभी इन्हें अंदर लेकर जाइए और उनकी क्या कंडीशन है, मुझे इनकी रिपोर्ट अभी के अभी चाहिए। डॉक्टर उनको यह बात सुनाकर और तेज कदमों से वह अपने कैबिन में चली गई। अंदर पहुंच गई। डॉक्टर ने न सिर्फ उन दोनों को फटकार लगाई बल्कि उन्हें पूरे 2 महीने के लिए अस्पताल की नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया। वे दोनों ही रोने गिड़गिड़ाने लगे तो उनकी 2 महीने की सैलरी काटने का आदेश देकर उसने उन दोनों को वहां से भगा दिया। इतनी ही देर में एक नर्स उस पेशेंट यानी संजय की मेडिकल रिपोर्ट्स की फाइल लेकर उनके कैबिन में आई और उस रिपोर्ट के साथ साथ संजय के माता पिता भी दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। और क्योंकि संजय की माँ दीपाली जी बस रोए जा रही थीं, तो उनकी सिसकियों की आवाज़ अंदर कैबिन में जा रही थी, जिसे सुनकर डॉक्टर गरिमा ने नर्स से उन दोनों को अंदर भेजने के लिए कहा। नर्स ने भी डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर बैठे घनश्याम जी और उनकी पत्नी दीपाली जी को अंदर डॉक्टर के कैबिन में जाने के लिए कहा। नर्स की बात सुनकर वे दोनों अंदर आए। रोते हुए घनश्याम जी और दीपाली जी हाथ जोड़कर डॉक्टर से प्रार्थना कर रहे थे, डॉक्टर साहिबा, हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। बहुत आस लेकर हम आपके पास आए हैं, हमारे बेटे को बचा लीजिए। यह सुनकर गरिमा ने उन दोनों से कहा कि आप परेशान मत होइए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। मैंने उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब देख ली हैं और परेशानी क्या है यह भी पता चल गया है। तब घनश्याम जी दोनों हाथों को बांधे हुए अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठाकर डॉक्टर की ओर देखते हुए बोले, डॉक्टर साहिबा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने बेटे की जान बचा सकें, लेकिन जैसे ही उन्होंने डॉक्टर गरिमा का चेहरा देखा वैसे ही उनके होश उड़ गए और उनके मुंह से केवल यही निकला, तुम यहाँ डॉक्टर की कुर्सी पर कैसे? यह बात सुनकर दीपाली जी, जो कि अभी भी रोते हुए बाहर ही दरवाजे के सहारे बैठी हुई थीं, वह भी अंदर जाकर देखने लगी कि आखिर कौन है। लेकिन जब उन दोनों ने ही डॉक्टर गरिमा का चेहरा देखा तो उनकी हैरानी और बढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यहाँ जो डॉक्टर थीं वह डॉक्टर कहाँ गईं जिनका यह कमरा है? घनश्याम जी और दीपाली जी की यह बात सुनकर गरिमा जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और बोली, मेरा नाम ही गरिमा है और मैं ही हूँ वह डॉक्टर जो आपके बेटे का इलाज करेगी। यह सुनकर तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। यह सुनकर वे दोनों और भी ज़्यादा घबरा गए और एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, नहीं नहीं, हमें तुमसे अपने बेटे का इलाज नहीं कराना, हम अपने बेटे को कहीं और दिखा देंगे, तुमसे इलाज नहीं करवाएंगे। हम उस डॉक्टर से मिलना है जिसका यह कमरा है, तुम तो वह डॉक्टर नहीं हो सकती। वह लोग थोड़ा तेज बोलने लगे तो बाहर खड़े एक लड़के ने अंदर झांका और बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, चलो बाहर निकलो यहाँ से। इतने में ही डॉक्टर गरिमा ने उस लड़के को चुप रहने का इशारा किया और उसे बाहर भेज दिया। अब गरिमा ने बहुत ही शांति से उन दोनों से बात की, देखिए माताजी, अगर आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाना चाहें तो बेशक ले जा सकती हैं, लेकिन इसका इलाज
अगर आप कहीं भी कराती हैं तो आपको कम से कम 50 से 70 हज़ार रुपये देने ही होंगे। और अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप शौक़ से अपने बेटे का इलाज जहाँ चाहे वहाँ करा लीजिए। और अगर अच्छे प्राइवेट अस्पताल में पहुँच गए तो वहाँ तो 2-2.5 लाख रुपए से कम तो कोई क्या ही लेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें कर सकती हैं। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। यह कहकर डॉक्टर गरिमा ने उन दोनों को बाहर भेज दिया। क्या करना है आप सोच लीजिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। सोचने के लिए 15 मिनट हैं। 15 मिनट में मुझे सोचकर बता दीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आपका यही फैसला है कि मैं आपके बेटे का इलाज ना करूं, तो ठीक है, बस ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। कोई बात नहीं, आप जहां चाहें अपने बेटे का इलाज करवा सकती हैं। सारी बात मैंने आपको बता दी है, आगे फैसला आपका है। अब आप बाहर जाकर आपस में डिस्कस कर लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मुझे अपने बाकी के पेशेंट को भी देखना है। इतनी देर में मैं राउंड लेकर आती हूँ, इतनी देर में आप डिसाइड कर लीजिए। इतना कहकर वह वहाँ से निकल पड़ी और दोनों घनश्याम जी और दीपाली जी, जो कि इस बात को अभी तक करने को तैयार नहीं थे, वे दोनों सोचने लगे कि डॉक्टर गरिमा वह कैसे हो सकती है जिसे वह जानते हैं। पर हाँ, यह वही थी। डॉक्टर गरिमा कोई और नहीं बल्कि संजय की पत्नी और दीपाली जी और घनश्याम जी की बहू गरिमा थी, जिसे कम पढ़ा लिखा होने के कारण आज से 5 साल पहले संजय ने धुतकार दिया था और उसे छोड़कर किसी अन्य महिला से शादी कर ली थी। वहीं गरिमा के जाने के बाद वे दोनों अपनी पुरानी यादों में खो गए। जब आज से 7 साल पहले घनश्याम जी किसी काम से एक व्यापारी से मिले थे, उस समय घनश्याम जी भी एक बहुत छोटे ही व्यापारी थे और वह अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी सिलसिले में उन्होंने छोटे से ही व्यापारी से बात की, जो कि गांव से दूर जाकर शहर में किसी और के यहाँ नौकरी करते करते यहाँ धीरे धीरे अपना काम शुरू करने लगा था। घनश्याम जी की धीरे धीरे उस इंसान से जान पहचान हुई और किसी काम के चलते एक बार घनश्याम जी उस व्यक्ति के घर पहुंचे, जहां उनकी नज़र अपने उस मित्र की बेटी पर पड़ी, जिसने उनके पूरे घर को संभाले हुआ था। जब से घनश्याम जी उनके घर पहुंचे और जब तक उनके घर से आए, तब तक घनश्याम जी ने यह पाया कि वह लड़की बड़ी जिम्मेदारी से सबका ख्याल रख रही थी और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि गरिमा थी। गरिमा घनश्याम जी के ही एक मित्र या कहें कि व्यापारी की लड़की थी, जिससे धीरे धीरे घनश्याम जी की मित्रता बढ़ी थी। जब घनश्याम जी ने गरिमा का स्वभाव देखा तो उन्हें वह अपने बेटे संजय के लिए बहुत पसंद आ गई और इसीलिए उन्होंने बिना किसी से कुछ पूछे अपने बेटे संजय की शादी गरिमा से करने का वादा कर दिया और वहाँ से अपने घर लौटे। संजय से जब घनश्याम जी ने इस बारे में बात की तो संजय नाराज़गी जाहिर करने लगा और बोला, पापा, आप गए तो थे अपने काम से और वहाँ जाकर मेरी शादी तय कर आए। मुझे नहीं करनी है अभी कोई शादी वादी, और वैसे भी अभी आप जानते ही क्या है उस लड़की के बारे में। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है मेरी, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला हूँ और पता नहीं वह लड़की मेरे मेल की है भी या नहीं। तब संजय की बात सुनकर घनश्याम जी ने उसे समझाया था कि बेटा, मैं जिस लड़की को इस घर में लाना चाहता हूँ वह बेशक कम पढ़ी लिखी होगी, लेकिन तुम्हारे घर को हमेशा संजो कर और संवार कर रखेगी। बहुत ही जिम्मेदार, नेक और संस्कारी लड़की देख कर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेकिन संजय को तो अपने पिता की एक बात भी नहीं सुननी थी। जब संजय अपनी बात बार बार दोहराने लगा तो गुस्से में घनश्याम जी ने संजय से कहा कि संजय, एक बार तुम शादी कर तो लो, तुम्हें लड़की भी पसंद आ ही जाएगी।
और फिर तुम दोनों अभी एक दूसरे को जानते ही कहाँ हो। जैसे जैसे एक दूसरे से बातें करोगे, मिलोगे जुलोगे और एक दूसरे के साथ समय बिताओगे तो वह तुम्हें पसंद आने लगेगी। उसकी आदतें तुम्हें खुद ब खुद अच्छी लगने लगेंगी। इसीलिए तुम अब ज़्यादा बहस मत करो। मैं तुम्हारी शादी तय कराया हूँ बस, और आज से 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है। मुझे तो जल्द से जल्द अपनी बहू को घर लेकर आना है। घनश्याम जी ने अपने बेटे संजय की शादी करने का फैसला कर लिया और देखते ही देखते 2 महीने कब बीत गए पता भी नहीं चला। और घनश्याम जी के मित्र श्यामलाल जी की बेटी गरिमा उनके घर में उनकी बहू बनकर आ गई थी। गरिमा के पिता शुरू से ही मजदूरी का काम किया करते थे। वह तो कुछ समय पहले उन्होंने अपनी जमा पूंजी को जोड़कर एक बिजनेस की शुरुआत की और धीरे धीरे उसे ही बढ़ा रहे थे। और इसी कारण उनकी बेटी गरिमा की पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई और गरिमा 12वीं के बाद आगे पढ़ नहीं पाई। लेकिन अब गरिमा ने अपना पूरा परिवार संभाल लिया था और उसकी माता जी अक्सर ही बीमार रहने लगी थीं। इसीलिए गरिमा ने भी अपने भविष्य और अपने परिवार में से अपने परिवार को चुना, न कि अपने भविष्य को। इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया और अब विदा होकर वह अपने ससुराल में आ चुकी थी। जब वह पहली बार अपने ससुराल में आई तो हर नई बहू की तरह उसके मन में भी हजारों सपने थे, अपने ससुराल को लेकर, ससुराल वालों को लेकर। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सपने कांच के बर्तन की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। शादी की रात ही उस पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही संजय कमरे में आया तो नशे में धुत और आते ही इधर उधर चीज़ें तोड़ने लगा। गुस्से में गरिमा को चिल्लाने लगा और बोला, मेरे पापा ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। न जाने तुझ में ऐसा क्या देखा है उन्होंने। मुझे तो तू किसी एंगल से अपने लायक नहीं लगती। भगवान जाने मेरे कैसे कर्म फूटे थे जो तू मेरे पल्ले बंध गई। और भी न जाने कितनी बुरी बुरी बातें कहने लगा। यूं ही रोती रही, लेकिन बेचारी गरिमा ने एक शब्द उल्टा न कहा और ऐसे ही नशे में धुत संजय रात को सो गया। अगली सुबह संजय जागा तो संजय ने गरिमा से कोई ज़्यादा बात नहीं की। बैग उठाया और तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में संजय की फाइनल ईयर होने वाली थी और इसीलिए वह अपने एग्ज़ाम्स के चलते थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि 2-4 महीने बाद ही उसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे। संजय का तो अब रोज़ का नियम हो गया। वह गरिमा से कोई ज़्यादा बात नहीं करता, ना ही उसकी पूछता और ना ही अपनी कुछ बताता। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। गरिमा भी अब गुमसुम सी रहने लगी थी, और रहती भी क्यों ना, जिसके सहारे वह अपना परिवार घर सब छोड़कर इस घर में आई। वही इंसान उससे ढंग से बात तक नहीं करता था तो उसके दिल पर बहुत जोर पड़ता था। गरिमा यूँ तो बहुत समझदार थी। अपनी तरफ से वह संजय से बातचीत करने की बहुत कोशिश भी किया करती थी और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग भी लाने लगी। अब संजय, जो कि उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था, वह गरिमा से एक दोस्त के नाते बातें करने लगा था और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लिया करता था। बीतते समय के साथ गरिमा के मन में भी उम्मीद जगी थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद उसके पति के मन में वह अपने लिए जगह बना लेगी और आज नहीं तो कल संजय भी उसे अपना ही लेगा। बस यही सोचकर वह भी उस परिवार के हर एक जन को अपना पूरा समय देती, पूरे दिन उनका ख्याल रखती। गरिमा सबसे पहले उठती, सबकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती, अपनी सास को कपड़े धोकर देती, खाना बना कर देती, यहाँ तक कि उनके कमरे से झूठे बर्तन भी खुद ही उठा कर लाती। गरिमा के आने के बाद परिवार में सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उनके घर में एक मेहमान आई जो मुसीबत से कम नहीं थी, और सबसे बड़ी मुसीबत तो वह गरिमा के लिए बनने वाली थी। एक दिन संजय कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपने ही कॉलेज की एक लड़की विशाखा को अपने साथ लेकर आया।
विशाखा और संजय दोनों साथ में काम कर रहे थे। विशाखा बार बार उससे हंसी मजाक कर रही थी और हंसी मजाक में वह कभी उसके कंधे पर हाथ मार देती तो कभी उसे गुदगुदी करने लगती। यह सब चीज़ें गरिमा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। थोड़ी देर तक तो गरिमा ने मेहमान होने का लिहाज किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गरिमा ने विशाखा का प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया और गरिमा बोली, सुनो बहन, जहाँ से आई हो ना वहीं वापस चली जाओ। तुम जिसके घर आई हो तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि वहाँ तुम्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए। मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरे सामने तुम मेरे पति के साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तो विशाखा गुस्से में गरिमा की ओर घूरने लगी और बोली, अरे ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे पति के साथ? ना तो मैंने इसे किस किया है, ना मैंने इसे गले लगाया है, और फिर मैं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। फ्रेंड्स में इतना तो चलता है यार। यह सुनकर गरिमा ने विशाखा से कहा, आप फ्रेंड हैं इसीलिए आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। दोस्त हैं तो दोस्त की तरह रहिए। गरिमा की इतनी बात सुनकर संजय का गुस्सा चढ़ गया। घूरता हुआ संजय उस वक्त तो गरिमा से कुछ ना बोला, लेकिन विशाखा के घर से निकलते ही उसने गरिमा को खूब बातें सुनाई और कहा कि माँ कह दो इसे, आज के बाद मेरे किसी मैटर में बीच में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। गलती मेरी ही है, इस गंवार को मैंने सिर पर चढ़ा लिया। अरे इसे क्या इतनी भी तमीज़ नहीं है? वह बस मेरी दोस्त है। अब क्या मैं इसकी वजह से किसी से बात भी ना करूं? अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है लोगों से हंसूं, बोलूं, बातें करूं, लेकिन यह तो गंवार है ना, घर से बाहर तो कभी निकली नहीं, इसे क्या पता होगा। इस तरह की बातें बोलकर गुस्से में संजय वहाँ से निकल तो गया, लेकिन संजय तो चला गया, पर गरिमा वहीं खड़ी खड़ी रोती रही। संजय की बातें सुनकर दीपाली जी ने बजाय उसे समझाने के गरिमा को ही सारा दोष दे डाला। तुझे तमीज़ नहीं है क्या? घर आए मेहमानों से कैसे बात की जाती है? अरे उसकी दोस्त थी, घर पर आ गई तो तूने उसके साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। हद है तुझसे भी। मेरा बेटा तो पहले ही कहता था, पर इसके पिता ने ही इसकी एक न सुनी और मेरे बेचारे बेटे को झेलना पड़ रहा है। दीपाली जी ने भी सारा दोष गरिमा के माथे मढ़ दिया। अब तो फिर से संजय का वही काम हो गया। वह गरिमा से कोई मतलब ही न रखता, न उससे कोई बात शेयर करता और अक्सर ही फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ बिज़ी रहने लगा। गरिमा से यह सब बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही थीं। कई बार गरिमा ने संजय के फ़ोन पर विशाखा की कॉल्स आते हुए देखी, तो गरिमा ने संजय से इस बारे में आराम से बात करनी चाहिए, लेकिन संजय ने तो इस बात का तमाशा बना दिया। उसी दिन संजय फिर से गरिमा पर भड़क पड़ा और खूब बातें सुनाई, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह गरिमा चुप रही और संजय को एक और मौका दिया। लेकिन थोड़े दिनों बाद संजय का जन्मदिन था। गरिमा ने सोचा कि शायद उसी की गलती है, उसे अपनी गलती को सुधारना चाहिए, जिसकी वजह से शायद संजय फिर से पहले की तरह उससे बातें करने लगेगा। यही सोचकर गरिमा ने संजय के लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान की और उसके सभी दोस्तों को इनवाइट किया, यहाँ तक कि विशाखा को भी। और इधर सुबह से ही घर में, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, इसीलिए गरिमा सभी तैयारियों में जुटी हुई थी और शाम तक वह इन्हीं सब में लगी रही। बेचारी को तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला। वहीं रोज़ वाली साधारण सी साड़ी पहनकर इधर उधर सब कामों में लगी पड़ी थी। शाम हुई तो सब रिश्तेदार घर पर आए और पार्टी में सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे कि तभी गरिमा पहले से बहुत सारे कामों में घिरी हुई थी और कुछ सामान जो स्टोर रूम की तरफ रखा हुआ था, वह कुछ सामान लेने के लिए गई कि तभी स्टोर रूम से उसे कुछ आवाज़ें आने लगीं और यह आवाज़ें संजय की थीं। संजय की आवाज़ सुनकर बिना एक पल की भी देरी किए गरिमा ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर जो उसने देखा, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें शर्म से झुक गईं।
और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गरिमा ने चिल्लाते हुए संजय से कहा, ये सब क्या बदतमीजी है संजय, आपको इतनी भी शर्म नहीं? अपने ही घर में किसी दूसरी लड़की को बुलाकर यह सब हरकतें कर रहे हो। यह सब बातें गरिमा ने लगभग चीखते हुए कही थीं और उसकी आवाज़ सुनकर कई लोग वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर संजय और विशाखा दोनों सिरपिटा गए। संजय और विशाखा दोनों ही स्टोर रूम में अकेले थे, जिन्हें देखकर गरिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ और आज तो गरिमा ने विशाखा के बाल पकड़कर उसे बाहर खींचा और 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। यह देखते ही संजय और तेज चिल्लाया और उल्टा उसने अपनी पत्नी को ही एक थप्पड़ मार दिया और बोला, लोगों के सामने तुझे तमाशा बनाने में बहुत मज़ा आता है ना? हिम्मत भी कैसे हुई तेरी इसे हाथ लगाने की? तेरी औकात भी नहीं है इसे छूने की और तूने इसे थप्पड़ मार दिया। यह सब बातें गरिमा के दिल के आर पार जा रही थीं। रोती हुई गरिमा आंखें फाड़ फाड़ कर संजय को देखती रही, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। तो गरिमा रोती हुई बोली, संजय, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? ऐसी क्या कमी थी? मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, फिर भी आपने मुझे छोड़कर इसे चुना। आखिर क्यों संजय? तब संजय ज़ोर से चिल्लाता हुआ बोला, हाँ हाँ, चुना मैंने इसे अपने लिए चुना, क्योंकि यह तुझसे कई गुना बेहतर है। अरे अपने आप को देखो और इसे देखो, कहाँ यह खूबसूरत हुस्न की मलिका जैसी लड़की और कहाँ तू घर की नौकरानी जैसी। औकात भी है तेरी मुझसे शादी करने की। वह तो मेरे पापा को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा था जो मेरी शादी तुझ जैसी गंवार से कर दी। अरे तुझे तो दूसरों के सामने बात तक करने की तमीज़ नहीं है। तेरी औकात भी नहीं है कि मुझसे तेरी शादी हो। लेकिन बस अब और मैं यह सब नहीं झेल सकता। अरे शक्ल देख अपना हुलिया देख। यहाँ खड़े इन सब लोगों में से अगर 10 लोग भी यह कह देना कि तू मेरी पत्नी बनने के लायक है, तो भी मैं मान जाऊँगा और तुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा। लेकिन शक्ल देख तू नौकरानी से भी बदतर लग रही है। मेरे साथ में खड़ी होने के लायक भी नहीं है तू। यह सब बातें बोलकर संजय गरिमा को नीचा दिखाने लगा। वहाँ खड़े लोग भी गरिमा की ओर अजीब नज़रों से देखने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे यार, क्या सच में यही लड़की इसकी पत्नी है? जिसकी ऐसी पत्नी हो वह आदमी भला क्या ही करेगा? भाई इतने गंदे कपड़े हैं इसके, न रहने की तमीज़ है न प्रेजेंट करने की अपने आप को। अरे घर पर इतने मेहमान आए हुए हैं, इसको इतनी भी तमीज़ नहीं है। लड़का देखो कैसा सजा खड़ा है। नसीब फूट गए बेचारे के। ऐसी ही और न जाने कितनी बातें वे लोग आपस में करने लगे। यह सब सुनकर गरिमा के दिल पर बहुत आघात पहुंचा और आखिरी उम्मीद भरी नज़रों से अपनी सास की ओर वह देखने लगी। लेकिन अफसोस कि दीपाली जी ने भी एक शब्द उसकी तारीफ़ या उसकी तरफदारी में एक शब्द भी ना कहा और बोली, तुझे कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है क्या? अरे इतने मेहमान आए हैं, कुछ तो ढंग का पहन लेती। सच में तू तो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। न जाने कैसे आ गई यहाँ। इतना सुनकर तो जैसे गरिमा अंदर तक टूट गई थी। अब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी कि वह यहाँ रुके, तो किसके लिए रुके। यह सब सुनकर गरिमा अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली, अगर सब कुछ ऐसा ही है तो मैं यहाँ क्यों हूँ? तो संजय बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों बेशर्मों की तरह यहाँ पड़ी हुई हो। अरे अगर ज़रा सी भी 2 पैसे की भी इज्जत है, अपनी नज़रों में अपनी थोड़ी सी भी शर्म रखती हो, तो निकल जाओ यहाँ से। यहाँ इस घर में बेशर्मों की तरह क्यों पड़ी रहती हो यहाँ? या तुम्हारे पापा की इतनी भी औकात नहीं कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खिला सकें? अपने पिता के लिए एक भी शब्द गरिमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, बस कीजिए संजय, मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको। अगर मुझसे इतनी ही परेशानी है आपको, तो मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर सचमुच आपको लगता है कि मैं आपके लायक नहीं, तो ठीक है,
आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। इतना कहकर उसी दिन गरिमा घर छोड़कर आ गई। उसके बाद उनका गरिमा से कोई संबंध ना रहा। आखिर कैसे गरिमा बनी इतनी बड़ी डॉक्टर जिसे सब जानने लगे। जो कल तक पढ़ना भी न जानती थी वह आज कैसे इंग्लिश में बातें करने लगी। जानेंगे कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।